आंतरिक जलमार्ग। नदियाँ, नहरें, झीलें, तटीय क्षेत्र प्राचीन समय से भी महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। नावें और स्टीमर यात्रियों तथा माल वाहन हेतु परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों की नौकामता, चौड़ाई एवं गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हैं। सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में मात्र नदियां ही परिवहन की साधन होती हैं। अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी तथा धात्विक अयस्क इत्यादि का आंतरिक जलमार्गों द्वारा यातायात किया जा सकता है। प्राचीन जल में परिवहन के मुख्य जलमार्ग के रूप में नदी मार्ग ही प्रचलन में थे, जिससे भारत के संदर्भ में परंतु वर्तमान समय में रेल मार्गों के साथ प्रतिद्वंद्विता के कारण तथा सिंचाई इत्यादि कार्यों से जल के उपयोग की जल की पर्याप्त मात्रा की सुलभ न हो पाने एवं अत्यंत खराब रखरखाव के कारण नदी मार्ग में होने वाले जल परिवहन अपनी महत्ता खो चुका है। आंतरिक जल मार्गों के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। अनेकानेक बाधाओं के होते हुए भी अधिकांश नदियों में नदी तल को गहरा करने, नदी तल को स्थिर करने तथा बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित कर नदियों की नौकामता को बढ़ाया गया है। निम्नलिखित नदी जल मार्ग विश्व के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग हैं। राइन जल मार्ग। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में रॉटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसेल तक 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन योग है। इसके माध्यम समुद्री पोत कोलोन तक पहुंचते हैं। रूर नदी पूर्व में आकर राइन नदी में मिलती है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती है। यह संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। इस प्रदेश में डसलडोर्फ राइन नदी पर स्थित पत्तन है। रूर के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान और लगभग 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं और सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों में उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। डेन्यूब जलमार्ग। यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूर्वी एशिया भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती अनेक देशों में होती हुई पूर्व की ओर बहती है। यह टारना सेवेरिन तक नौकायन योग्य है। मुख्य निर्यात किए जाने वाले पदार्थ गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी है। वोल्गा जलमार्ग। रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं, जिसमें से वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह 11,200 किलोमीटर तक नौकायन की सुविधा प्रदान करती है तथा कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वोल्गा मॉस्को नहर इसको मॉस्को प्रदेश से तथा वोल्गा डॉन नहर काला सागर से जोड़ती है। बृहद झीलें। सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलें सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, सू नहर, वलैंड नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं तथा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरी बृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती हैं। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पत्तन डुलुथ और बुफालो सभी आधुनिक समुद्री पत्तन की सुविधाओं से युक्त हैं। इस प्रकार विशाल समुद्री जलयान महाद्वीपों के आंतरिक भाग में
मॉन्ट्रियल तक नौकायन करते हैं, परंतु इन नदियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जल प्रपातों के कारण सामानों को छोटे छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है। इससे बचने के लिए नहरों को 3.5 मीटर तक गहरा बनाया गया है। मिसिसिपी ओनोहियो जलमार्ग मिसिसिपी ओनोहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग को दक्षिण मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। लंबे स्टीमर इस जलमार्ग द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। अंतःस्थलीय जलमार्ग रेल मार्गों के आगमन से पहले यह परिवहन का सबसे प्रचलित स्वरूप था। हालांकि इसे रेल व सड़क परिवहन के साथ कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त नदियों के जल को सिंचाई हेतु बांट देने के कारण इसके मार्गों के अधिकांश भाग नौसंचालन के योग्य नहीं रहे हैं। इस समय भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग नौकायन हेतु उपलब्ध है, जो देश के परिवहन के लगभग 1% का योगदान देता है। इसके अंतर्गत नदियां, नहरें, पक्षजल और सक्रिय खाड़ियां आदि आती हैं। वर्तमान में 5,685 किलोमीटर प्रमुख नदी जलमार्ग चपटे तल वाले व्यापारिक जलपोतों द्वारा नौकायन योग्य है। देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण तथा नियमन हेतु सन 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। केरल के पश्चिम कड़ल का अंतःस्थलीय जलमार्गों में अपना एक विशिष्ट महत्व है। ये परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने के साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ वल्लमकाली भी इसी पक्षजल में आयोजित की जाती है। जलमार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह ईंधन कुशल और पर्यावरण अनुकूल है। हालांकि भारत में कई नदियों और नहरें हैं, फिर भी हमारे पास बहुत सीमित संख्या में जलमार्ग परिवहन की सुविधा है। हम मानचित्र पर विभिन्न नदियों और नहरों की पहचान कर सकते हैं, जिसका उपयोग हमारे प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों को बड़े तथा छोटे शहरों में अनेक बाजारों से जोड़ने के लिए किया जा सकता है, ताकि हम रेलवे एवं जल मार्गों पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। वायु परिवहन का तीव्रतम साधन है, परंतु यह वर्तमान परिवहन के सभी साधनों में सबसे महंगा भी है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री इसे वरीयता देते हैं। कई बार अगम्य क्षेत्रों तक पहुंचने का यही एकमात्र साधन होता है। इसके माध्यम से हमने पर्वतों, हिम क्षेत्रों अथवा विषम मरुस्थलीय भूभागों पर विजय प्राप्त कर ली गई। गम्यता में वृद्धि हुई है। हिमालयी प्रदेश में भूस्खलन एवलांच अथवा भारी हिमपात के कारण प्रायः मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी स्थान पर पहुंचने के लिए वायु यात्रा ही एकमात्र विकल्प है। वायु मार्गों का अत्यधिक सामरिक महत्व भी है। वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक की दूरी पर अवस्थित नहीं है। विश्व के अनेक भागों के लिए नित्य वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। यद्यपि ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का प्रयोग अनुकरणीय है। यूएसए में मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया है। आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनर विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करते हैं। हाल ही में हुए विकास वायु परिवहन के भविष्य के मार्ग को बदल सकते हैं। सुपरसोनिक वायु यान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी को 3.5 घंटे में तय कर देते हैं। अंतर्महाद्वीपीय वायु मार्ग उत्तरी गोलार्ध में अंतर्महाद्वीपीय वायु मार्गों की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी है। पूर्वी यूएसए, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है।
विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का प्रतिनिधित्व केवल यूएसए द्वारा किया जाता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो नोडी बिंदु हैं। यहाँ अभिसरित होते हैं अथवा सभी महाद्वीपों की ओर विकिरित होते हैं। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 डिग्री अक्षांश मध्य अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड और आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सन 1911 में की गई थी। सर्वप्रथम वर्तमान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी तक की 10 किलोमीटर की दूरी हेतु वायु डाक प्रचालन संपन्न किया गया है, लेकिन इसका वास्तविक विकास देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ है। भारतीय वायु प्राधिकरण एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित, सक्षम वायु यातायात एवं वैमान की संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय वायु प्राधिकरण वर्तमान में 137 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है। पावर हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है। उत्तर पूर्व सेक्टर में व्यापक रूप से पर्यटकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त पावर हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। क्या आप जानते हैं उड़ान उड़े देश का आम नागरिक विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जिसे क्षेत्रीय विमानन बाजार में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। आम नागरिक के लिए उड़ान को किफ़ायती बनाकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान की कल्पना की गई थी। योजना मुख्य विचार सक्षम नीतियों और प्रोत्साहनों के माध्यम से एयरलाइनों को क्षेत्रीय और दूरस्थ मार्गों पर उड़ानें संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। संचार मानव ने कालांतर में संचार के विभिन्न माध्यम विकसित किए हैं। आरंभिक समय में ढोल एवं पेड़ के खाल तने को बजाकर आग या धुएं के संकेतों द्वारा अथवा तीव्र धावकों की सहायता संदेश पहुंचाए जाते थे। उस समय घोड़े, ऊंट, कुत्ते, पक्षी तथा अन्य पशुओं को भी संदेश पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता था। आरंभ में संचार के साधन ही परिवहन के साधन होते थे। डाकघर, तार, प्रिंटिंग प्रेस, दूरभाष तथा उपग्रहों की खोज ने संचार को बहुत त्वरित और आसान बना दिया है। वर्तमान समय में संदेश पहुंचाने के लिए लोग संचार की विभिन्न विधाओं का उपयोग करते हैं। मानदंड एवं गुणवत्ता के आधार पर संचार साधनों को निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। वैयक्तिक संचार तंत्र उपयुक्त सभी वैयक्तिक संचार तंत्रों में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी एवं आधुनिकतम है। नगरीय क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाने वाला यह उपयोगकर्ता को ईमेल के माध्यम से ज्ञान एवं सूचना की दुनिया में सीधे पहुंच बनाने में सहायक होता है। यह ई-कॉमर्स तथा मौद्रिक लेनदेन के लिए आधिकारिक प्रयोग में लाया जा रहा है। इंटरनेट विभिन्न मदों पर विस्तृत जानकारी सहित आंकड़ों का विशाल केंद्रीय भंडार जैसा होता है। इंटरनेट तथा ईमेल के माध्यम से यह नेटवर्क अपेक्षाकृत कम लागत में सूचनाओं को अभिगम्यता प्रदान करता है। जनसंचार तंत्र रेडियो भारत में रेडियो प्रसारण सन 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था। बहुत कम समय में ही इसने देश भर में प्रत्येक घर तक अपनी पहुंच बना दी थी। सरकार ने इस सुअवसर का लाभ उठाया और सन 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इस लोकप्रिय संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया। सन 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो, 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो सूचना, शिक्षा, मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। विशिष्ट अवसरों जैसे संसद और राज्य विधानसभाओं के सत्रों के दौरान विशेष समाचार बुलेटिनों को भी प्रसारित किया जाता है। टेलीविज़न, टीवी सूचना के
प्रसार और आम लोगों को शिक्षित करने में टेलीविज़न प्रसारण एक अत्यधिक प्रभावी दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में उभरा है। प्रारंभिक दौर में टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित थी। यहाँ इसे सन 1959 में प्रारंभ किया गया था। सन 1972 के बाद कई अन्य केंद्र चालू हुए हैं। सन 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से विलगित कर दिया गया और इसे दूरदर्शन डीडी के रूप में एक अलग पहचान दी गई। इनसैट ए राष्ट्रीय टेलीविज़न DD1 के चालू होने के बाद समूचे नेटवर्क के लिए साझा राष्ट्रीय कार्यक्रम CNP की शुरुआत की गई और इसे देश भर में पिछड़े एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। उपग्रह भी संचार की एक प्रणाली है। ये संचार के अन्य साधनों का भी नियमन करते हैं। हालांकि उपग्रह के उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत एवं स्पष्ट दृश्य प्राप्त होने के कारण उपग्रह संचार आर्थिक और सामरिक कारणों से महत्वपूर्ण हो गया है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों का मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्र की चौकसी आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है। भारत की उपग्रह प्रणाली को समाकृत तथा उद्देश्यों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसैट तथा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS इनसैट, जिसकी स्थापना सन 1983 में हुई थी। एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है जो दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकनों तथा विभिन्न अन्य आंकड़ों एवं कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। IRS उपग्रह प्रणाली मार्च 1988 में रूस के बैकानूर से IRS-1A के प्रक्षेपण के साथ आरंभ हो गई थी। भारत ने अपना स्वयं का प्रक्षेपण वाहन PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित किया। ये उपग्रह अनेक वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रम बैंड समूह को एकत्रित करते हैं तथा विभिन्न उपयोगों हेतु स्टेशनों पर संप्रेषित करते हैं। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC आंकड़ों के अधिग्रहण और प्रसारण की सुविधा उपलब्ध कराती है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ये प्रणालियाँ अधिक उपयोगी होती हैं। भारत एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार नेटवर्क में से एक है। शहरी इलाकों को छोड़कर भारत के 2/3 से ज़्यादा गाँव में सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग STD टेलीफोन सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। पूरे देश में STD सुविधाओं की दर समान थी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास को संचार प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करके इसे संभव बनाया गया है। दूरसंचार राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल मनोरंजन, शिक्षा से लेकर खेल आदि तक कई तरह के कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत हर साल बड़ी संख्या में समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। वे अपनी आवधिकता के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। भारत दुनिया में फीचर फिल्म का सबसे बड़ा निर्माता है। भारत में लघु फिल्में, वीडियो फीचर फिल्में और वीडियो लघु फिल्में बनाती हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारतीय और विदेशी दोनों फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार रखता है। इंटरनेट संचार की एक क्रांतिकारी आधुनिक प्रणाली है जिसने लोगों और उपकरणों के जोड़ने, जानकारी साझा करने एवं वैश्विक स्तर पर संचार करने के तरीके को बदल दिया है। साइबर स्पेस ने वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया तथा ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल आदि जैसी विभिन्न सेवाएं अभूतपूर्व गति से उपलब्ध कराई हैं। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और मार्च वर्ष
वर्ष मार्च 2024 तक भारत में कुल 954.4 मिलियन अर्थात लगभग 65% आबादी के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत बहुत अधिक है। अनुमानतः 92 से 93% जनसंख्या के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। व्यापार से तात्पर्य सुविधाओं, वस्तुओं और सेवाओं की स्वैच्छिक आदान प्रदान से है। इस आदान प्रदान के लिए दो पक्षों की आवश्यकता होती है और यह परस्पर लाभकारी होने चाहिए। आदिम समाजों में व्यापार का प्रारंभिक रूप वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जहां वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। मुद्रा के प्रचलन से वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया गया है। दो देशों के बीच व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ये समुद्र, वायु, भूमि या भूमि मार्गों से संचालित किया जाता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए इसे किसी देश के लिए आर्थिक बैरोमीटर माना जाता है। कोई भी देश अपने दम पर अस्तित्व में नहीं रह सकती है, क्योंकि संसाधन सीमित है, इसलिए निर्यात और आयात महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसी देश का व्यापार संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है। यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। इसका किसी देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। भारत के अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में रत्न एवं आभूषण, रसायन संबंधी उत्पाद, कृषि उत्पाद शामिल हैं। भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम, कच्चा तेल उत्पाद, रत्न, आभूषण, रसायन संबंधी उत्पाद, बेस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, मशीनरी, कृषि एवं संबंध उत्पाद शामिल हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात के माध्यम से भी भारी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास प्राचीन समय से लंबी दूरी तक माल का परिवहन जोखिम भरा रहा है, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। रेशम मार्ग लगभग 6000 किलोमीटर रोम को चीन से जोड़ने वाली लंबी दूरी के व्यापार का एक प्रारंभिक उदाहरण है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान समुद्री युद्धपोतों के विकास के साथ यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा एवं अमेरिका की खोज हुई। 15वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय उपनिवेशवाद का प्रारंभ हुआ और व्यापार का एक नया रूप उभरा, जिसे दास व्यापार कहा जाता था। पुर्तगाली, डच, स्पेन और ब्रिटिश ने फ्रांसीसी मूल निवासियों को पकड़ लिया और उन्हें बागानों में काम करने के लिए जबरन नए खोजे गए अमेरिका में ले जाया गया। सन 1792 में डेनमार्क संसद, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन तथा 1808 में यूएसए में दास व्यापार को समाप्त कर दिया गया। औद्योगिक क्रांति के आने के साथ कच्चे माल का उत्पादन करने वाले क्षेत्र तैयार माल का निर्यात करने वाले क्षेत्रों की तुलना में कम महत्वपूर्ण हो गए। औद्योगिक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ गए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन की विशेषता और वस्तुओं के उत्पादन में श्रम विभाजन का परिणाम है। यह तुलनात्मक लाभ, पूरकता और वस्तुओं तथा सेवाओं के हस्तांतरणीयता के सिद्धांत पर आधारित है एवं सिद्धांत व्यापारिक साझेदारों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी होना चाहिए। आधुनिक समय में व्यापार दुनिया के आर्थिक संगठन का आधार है और यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार स्तंभ प्राकृतिक संसाधनों में अंतर, भूवैज्ञानिक संरचना, ये फसलों और जानवरों की विविधता सुनिश्चित करने के लिए खनिज संसाधन, आधार और स्थलाकृति अंतर निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए तराई क्षेत्रों में कृषि क्षमता अधिक होती है। पहाड़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। खनिज संसाधन ये दुनिया भर में
असमान रूप से वितरित हैं। खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास के लिए आधार प्रदान करती हैं। जलवायु यह वनस्पतियों और जीवों के प्रकार को प्रभावित करती है और विभिन्न उत्पादों की श्रृंखला में विविधता भी सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए ऊन का उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में हो सकता है। केले, रबर, कोको का उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हो सकता है। जनसांख्यिकी कारण, सांस्कृतिक कारण, कुछ संस्कृतियों में कला शिल्प के विशिष्ट रूप विकसित होते हैं, उन्हें दुनिया भर में महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए चीन बेहतरीन चीनी मिट्टी के बर्तन और ब्रोकेड का उत्पादन करता है। ईरान की कालीन प्रसिद्ध है, जबकि उत्तरी अफ्रीका के चमड़े की कृतियाँ और इंडोनेशिया बाटिक कपड़ा बहुमूल्य हस्तशिल्प है। जनसंख्या आकार, घनी आबादी वाले देशों में बड़ी मात्रा में आंतरिक व्यापार होता है, लेकिन बाहरी व्यापार बहुत कम होता है क्योंकि अधिकांश कृषि और औद्योगिक उत्पाद की स्थानीय बाजारों में खपत होती है। जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है। आर्थिक विकास का चरण, कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में कृषि उत्पादों का विनिर्मित वस्तुओं में बदले आदान प्रदान किया जाता है, जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और तैयार उत्पादों का निर्यात करते हैं तथा खाद्यान्न एवं अन्य कच्चे माल का आयात करते हैं। विदेशी निवेश का विस्तार, विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है जिसके पास विकास के लिए आवश्यक पूंजी की कमी है। औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों, खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं और उन विकासशील देशों में अपने तैयार उत्पादों के लिए बाजार बनाते हैं। परिवहन, रेल, समुद्री एवं वायु परिवहन के विस्तार, प्रशीतन और संरक्षण के बेहतर साधनों के साथ व्यापार में स्थानिक विस्तार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार में द्विपक्षीय व्यापार, यह दो देशों के बीच निर्दिष्ट वस्तुओं के व्यापार के लिए एक निर्दिष्ट समझौते पर हस्ताक्षर करके किया जाता है। बहुपक्षीय व्यापार, ये कई व्यापारिक देशों के साथ मिलकर किया जाता है। कुछ साझेदारों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दिया जाता है। मुक्त व्यापार, व्यापार के लिए अर्थव्यवस्थाओं को खोलने के कार्य को मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यह प्रशुल्क जैसी व्यापार बाधाओं को कम करके किया जाता है। व्यापार उदारीकरण हर जगह की वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू उत्पादकों एवं सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है। मुक्त व्यापार के साथ साथ एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधार, प्रतिकूल शर्तों को लागू करके समान अवसर न देकर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। मुद्रा व्यापार में अमीर देशों को और अधिक अमीर बनाने तथा विकसित देशों के बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी है। विकासशील देशों के लिए भी वस्तुओं की डंपिंग चिंता का विषय बन गई है क्योंकि सस्ती वस्तुओं के आने से घरेलू उत्पादकों को नुकसान हो सकता है। विश्व व्यापार संगठन WHO, विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो अपने सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया है और इसकी आधिकारिक स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन का विकास प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते GATT से हुआ है जो वर्ष 1947 में लागू किया गया था। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों का प्रबंधन करता है। ये दूरसंचार, बैंकिंग जैसी सेवाओं में व्यापार और बौद्धिक अधिकार जैसे अन्य मुद्दों को भी विनियमित करता है। इसका उन लोगों द्वारा विरोध किया जाता है जो विकासशील और गरीब देशों पर मुक्त व्यापार एवं आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में चिंतित है। उनका तर्क है कि WTO वास्तव में अमीर और गरीब के बीच की खाई को और अधिक बढ़ा रहा है। कई विकसित देश ने विकासशील देशों के उत्पादों के लिए अपने बाजार पूरी तरह से नहीं खोले हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि स्वास्थ्य,
श्रमिकों के अधिकार, बाल श्रम और पर्यावरण के मुद्दों को नजरअंदाज किया जाता। क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक, भौगोलिक निकटता, समानता और व्यापारिक वस्तुओं में पूरकता वाले देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा विकासशील देशों के व्यापार पर प्रतिबंधों को कम करने के लिए क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉकों का गठन किया गया। आज दुनिया में 10 प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक हैं। ये समझौते व्यापार बाधाओं को कम करने, आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने और सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ राजनीतिक आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित चिंताएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी है यदि यह क्षेत्रीय विशेषता, उत्पादन के उच्च स्तर, बेहतर जीवन स्तर, दुनिया भर में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, कीमतों तथा मजदूरी में समानता और ज्ञान एवं संस्कृति प्रसार को बढ़ावा देता है। यह राष्ट्रों के लिए हानिकारक है यद्यपि इससे अन्य देशों पर निर्भरता, विकास का असमान स्तर, शोषण और वाणिज्यिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है, जिसके कारण युद्ध होते हैं। वैश्विक व्यापार जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। यह पर्यावरण से लेकर दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य और खुशहाली तक अनेक मानवीय मूल्यों को प्रभावित कर सकता है। उपभोक्ता की आवश्यकताएं कई गुना बढ़ जाने के कारण उत्पादन और व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसके कारण समुद्री जीवन खत्म हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है और नदी घाटियों को निजी पेयजल कंपनियों को बेचा जा रहा है। बहुराष्ट्रीय निगम लाभकारी व्यवसाय की तलाश में अनैतिक और असहनीय व्यापार और उत्पादन प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। धार्मिक व्यापारिक अर्थव्यवस्था के रूप में पर्यटन। भारत में पर्यटन महत्वपूर्ण उद्योग है जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत ऐतिहासिक स्मारकों, प्राकृतिक परिदृश्यों, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक स्थलों सहित विविध प्रकार के आकर्षण प्रदान करता है। 15 मिलियन से ज़्यादा लोग सीधे तौर पर पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास में भी मदद करता है। विदेशी पर्यटक विरासत पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, व्यापार पर्यटन के लिए भारत आते हैं। सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की। उदाहरण के लिए स्वदेश दर्शन योजना, प्रसाद योजना, तीर्थ कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान आदि। निष्कर्ष रूप में कहें किसी देश के विकास की गति वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ अंतरिक्ष में उनकी आवाजाही पर निर्भर करती है। परिवहन समान रूप से विकसित संचार प्रणाली की सहायता से यह लक्ष्य हासिल सफल रहा है। इसलिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अनेक विशाल आकार, विविधता और भाषाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक बहुलता के बावजूद काफ़ी दुनिया में अपनी तरफ जुड़ा हुआ है। रेलवे, वायुमार्ग, जलमार्ग, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आदि कई तरह से इसकी सामाजिक आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहे हैं। स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के व्यापार ने भारत की अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील बनाए रखने का प्रयास किया। संचार में इंटरनेट आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है जो व्यक्तियों और संगठनों के संचार, उपयोग तथा सूचना तक पहुंचने के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है। इसके निरंतर विकास से संचार और कनेक्टिविटी में और प्रगति आने की संभावना है। महत्वपूर्ण शब्दावली में परिवहन, वस्तु या कार्गो को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आमतौर पर वाणिज्यिक वाहक द्वारा ले जाया जाता है। ढुलाई क्षमता यह अधिकतम भार या वजन जिसे कोई वाहन या परिवहन प्रणाली सुरक्षित और कुशलतापूर्वक ले जा सकती है।
पक्की सड़क कठोर टिकाऊ सतह वाली सड़क है जो आमतौर पर डामर या कंक्रीट से बनी होती हैं, जिसे वाहनों के आवागमन के लिए डिज़ाइन किया गया है। कच्ची सड़क एक सड़क जिसकी सतह खुरदुरी कच्ची होती है, जो प्रायः बजरी या मिट्टी से बनी होती है। इसका उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी ऊपरी परत अपारगम नहीं होती है। स्लरी किसी तरल में विलंबित ठोस पदार्थों, आमतौर पर महीन कण का गाढ़ा तरल मिश्रण, कार्गो जहाज, विमान, ट्रक या अन्य परिवहन साधन द्वारा परिवहन किया जाने वाला माल। प्राकृतिक बंदरगाह समुद्र तट के किनारे जल का एक प्राकृतिक रूप में निर्मित आश्रय क्षेत्र जो जहाज़ों के लिए सुरक्षित बंदरगाह प्रदान करता है। पश्च जल परस्पर जुड़ी नदियों, झीलों और लैगूनों का एक नेटवर्क जो अक्सर तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें धीमी गति से बहने वाला या स्थिर जल प्रवाह होता है। ऑप्टिक फाइबर केबल कांच या प्लास्टिक फाइबर की पतली तार जो प्रकाश संकेतों का उपयोग करके डेटा संचारित करते हैं। आमतौर पर दूर संचार और उच्च गति वाले इंटरनेट बुनियादी ढांचे में उपयोग की जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यह भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसमों के लिए सड़क संपर्क प्रदान करना, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।